आज हम रेडियो कार्बन डेटिंग के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और रेडियो कार्बन डेटिंग जो है ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम फॉसिल की एज का पता लगाते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेथड है कि जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की हम एज का पता चलाते हैं, किसी फॉसिल की एज का पता चला रहे होते हैं। तो फॉसिल की एज का कार्बन डेटिंग के थ्रू किस तरह से पता चलाते हैं कि जो फॉसिल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उसकी जो उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनकी रेडियो कार्बन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके थ्रू हम जो फॉसिल है उसकी एज का पता लगा रहे होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन के तीन आइसोटोप्स नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन 12 जो है मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है एज कंपेयर टू अदर टू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 जो हैं ये स्टेबल आइसोटोप हैं और नेचर में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है। थर्ड जो कार्बन है कार्बन 14, जो कि लेस अबेंडेंट है और ये इसकी प्रोडक्शन जो है कॉस्मिक रेज के थ्रू प्रोडक्शन हो रही होती है इसकी। आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कार्बन 14 जो है ये एक अनस्टेबल आइसोटोप है कार्बन का और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं या आइसोटोप्स हैं वो किस तरह के होते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस तरह के आइसोटोप्स होते हैं कि जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने न्यूक्लियाई में से कुछ पार्टिकल्स कुछ एनर्जी रिमूव करते हैं और उस एनर्जी को रिमूव करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। और वो एनर्जी जिस तरह से आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, अल्फा रेडिएशंस, बीटा बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस, ये रेडिएशंस जो है डिफरेंट टाइप्स की ये रेडिएशंस होती हैं। ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनके डिके से ये प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और इसमें जब ये डिके होता है तो उसके बाद जो बीटा रेडिएशन होती है उसके थ्रू कार्बन 14 का डिके हो रहा होता है। यानी कि कार्बन डेटिंग के अंदर जो हम कार्बन यूज करते हैं वो जस्ट कार्बन 14 जो आइसोटोप है उस वाला हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये जो कार्बन 14 है उसकी प्रोडक्शन किस तरह से हो रही होती है, किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो इसकी जो कार्बन 14 है इसकी प्रोडक्शन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज बेसिकली कहते हैं हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को, या जो कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो कि बहुत स्पीडली मूव कर रहे होते हैं, हाई एनर्जी होते हैं वो। तो वो जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो कोलाइड कर रही होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ उन एटम्स के साथ कोलाइड करती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है। अब वो जो कॉस्मिक रेज हैं वो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन एटम के साथ कोलाइड करती हैं। नाइट्रोजन एटम के साथ जब ये कोलाइड करेंगी तो ये इस तरह से करेंगी कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि जो जब कॉस्मिक रेज यहाँ पे इसके साथ कोलाइड करेंगी तो इसमें से रिप्लेस कर लेंगी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के थ्रू। कि इसके न्यूक्लियाई के अंदर अगर हम N14 देखें तो इसके न्यूक्लियाई के अंदर 7 प्रोटॉन है और साथ ही न्यूट्रॉन है। तो ये करेगा कि प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा। जब ये रेज इसके साथ टकराएंगी तो प्रोटॉन को निकालेगा। तो अब इसके न्यूक्लियाई के अंदर 6 प्रोटॉन्स रह गए हैं और इसमें एक न्यूट्रॉन जो है इसको ऐड करेगा और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो 8 हो गया है और प्रोटॉन का नंबर 6 हो गया है। ये जो नाइट्रोजन 14 था इसकी न्यूक्लियाई के अंदर। तो कार्बन 14 जो है इसमें जितने भी कार्बन जो हैं उनके प्रोटॉन्स जो हैं, कार्बन के न्यूक्लियाई के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजन था वो कार्बन 14 में चेंज हो गया। जिस तरह से आपको पता है कि ये
एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यही कार्बन नंबर की बेस पे हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये इसके प्रोटॉन्स के नंबर की बेस पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन थे, तो 7 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इसका निकल गया, अब 6 प्रोटॉन हो गए, और ये जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 14, ये कार्बन 14 में कन्वर्ट हो गया। अब ये कार्बन 14 एटमॉस्फेयर के अंदर है, और एटमॉस्फेयर के अंदर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म करेगा तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन 14 वाला ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ज्यादातर जो मालिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें कार्बन 12 या कार्बन 13 होगा, लेकिन वो ट्रिलियंस या आप कह सकते हैं कि मिलियन में कोई एक ऐसा मालिक्यूल होता है जो कि कार्बन 14 वाला होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स इनटेक करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब इन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, और एनिमल्स की बॉडी के अंदर वही रेशो चली जाती है कार्बन 14 की। और उसके बाद जब ये डेड और डिके होते हैं, तो डिके होने के बाद ये है कि कार्बन 14 इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जब टाइम गुजरता जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन 14 है इसका न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डिके होगा। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, पार्टिकल रिलीज करते हैं, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये होगा कि इसका न्यूक्लियर डिके करेगा, और ये दोबारा से कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। पे आप देख सकते हैं कि ये होल स्टोरी जो मैंने आपको बताई है कि इसमें कॉस्मिक रेडिएशन से, जो कि नाइट्रोजन 14 से इन्होंने एक न्यूट्रॉन कैप्चर किया, और उसके बाद ये कार्बन 14 में कन्वर्ट हो गए। यहाँ से न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ है, और एक जो प्रोटॉन है वो रिमूव हुआ है नाइट्रोजन से, और जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसको प्लांट्स इनटेक करेंगे, और इस तरह से नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं कि ये कार्बन 14 जो है, जब ये फॉसिल्स के अंदर आ जाता है तो दोबारा इसकी बीटा डिके स्टार्ट हो जाती है, और बीटा डिके से ये दोबारा नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये है कि जितना सैंपल या कोई भी फॉसल ओल्डर होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन 14 भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ कार्बन 14 जो है वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो इनका जो नंबर है किसी भी फॉसिल के अंदर, वो हमें उसकी एज का पता देते हैं। बात करें कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग प्लांट है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके जब हम उसकी रेशो देखेंगे, ये हमारे पास कोई लिविंग प्लांट है या लिविंग एनिमल है, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 या जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका नंबर सेम है जैसा कि एटमॉस्फेयर के अंदर है। एटमॉस्फेयर के अंदर और इनकी बॉडी के अंदर जो रेशो है कार्बन 14 की वो सेम है, क्योंकि ये रेगुलरली इनकी बॉडी के ये एक्सचेंज हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है, ये अपनी फूड की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इनमें जो वो होता है रेशो होती है ये सेम होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर है और जो इनकी बॉडी के अंदर है। लेकिन इसका कार्बन 14 का ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका नंबर डिक्रीज कब करता जाता है कि जब ये डाई ऑफ हो जाते हैं। जब डाई हो जाते हैं तो उसके बाद इनका एटमॉस्फेयर के साथ जो एक्सचेंज था कार्बन डाइऑक्साइड का वो स्टॉप हो जाता है, और जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बन 14 थे उनका डिके स्टार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जब हम किसी फॉसिल का कार्बन 14 का नंबर उनकी बॉडी के अंदर देखते हैं तो वो रिलेटिवली कम होता है एटमॉस्फेयर से। जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो वो कम होता है। तो जितना उसका कार्बन 14 का नंबर कम होगा उतना ही वो फॉसिल पुराना होगा, क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ सारे ही कार्बन 14 जो हैं वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि जितने कार्बन 14 एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उतने ही हमारे सैंपल के अंदर भी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये 100% इसकी हमने देखा हो तो जीरो एज, यानी कि एक लाइव जो कोई प्लांट है या एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर ये नंबर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जितना कार्बन 14 है उतना ही उस सैंपल के अंदर भी होगा। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये होगा कि जब कोई प्लांट या एनिमल डाई ऑफ हो जाता है तो डाई होने के बाद वो उसका एक्सचेंज एटमॉस्फेयर के साथ जो कार्बन 14 है उसका एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसका एक्सचेंज जब स्टॉप हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो इसकी ऑलरेडी इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कार्बन 14 थे वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने एक एज बताई हुई है कि 5730 ईयर्स के अंदर हाफ जो कार्बन 14 है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ आ जाती है। तो हाफ लाइफ हम किसको कहते हैं कि हाफ जो कार्बन 14 थे वो कार्बन 12 में सॉरी नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ हमारे पास आ जाती है 11,460 ईयर्स, और फिर इसका भी हम लोग हाफ करेंगे तो इसको हम थर्ड हाफ लाइफ कहेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें कार्बन 14 का नंबर जो है वो मजीद डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप एक ग्राफ के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट जो है वो लाइव है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर 10 ग्राम हम कहते हैं कि कार्बन 14 जो है अगर प्रेजेंट है। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन कितने वाई एक्सिस पे ये दिखा हुआ कि कार्बन कितने रिमेनिंग है और ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स बताई हुई हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 100% है। 100% है मीन्स के जितने कार्बन 14 एटमॉस्फेयर के अंदर है उतने ही कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीज होता जा रहा है कि 10 ग्राम थे, 10 ग्राम से 5 ग्राम कार्बन 14 जो है 50 जो है कि इसमें जो फर्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास आ गई है तो फर्स्ट हाफ लाइफ में यानी कि 50% ये डिक्रीज हो गए। तो वो जो 50% जब कम होते हैं कार्बन 14 डिके होते हैं 50%, तो वो तकरीबन जो है उसको एस्टिमेट किया गया 5730 ईयर्स के अंदर 50% जो कार्बन 14 है वो डिके हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ आ जाती है कि इसका आप वो कर लेंगे, हमारे पास 2.5 ग्राम आ गया है। तो इस तरह से जो सेकेंड हाफ लाइफ आ जाएगी जो हम लोग 5730 था इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 11,000। फिर इसके बाद थर्ड हाफ लाइफ आ जाएगी तो थर्ड हाफ लाइफ को 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 5000 के साथ, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 17,000 बनता है। फिर इसके बाद 4 हाफ लाइफ आती है, 5 आती है, 6 आती है। तो उसको मजीद हम लोग वो करते जाएंगे, हाँ, कम करते जाएंगे तो ये हमारे पास वो आता जाएगा, यानी कि जितना किसी फॉसिल के अंदर कम अमाउंट में कार्बन 14 प्रेजेंट होंगे उतना ही हम कहेंगे कि ये फॉसिल जो है वो ओल्डर है। तो ये कार्बन 14 जो है एलिमेंट है, आइसोटोप है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं कि जितना भी फॉसिल पुराना होगा या इसको हम लोग अर्थ हिस्ट्री को भी वो करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं कार्बन 14 को, कि जिस तरह से हमें यही रेडियो कार्बन डेटिंग है उसके थ्रू ही पता चला है कि अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। एंड दैट्स ऑल।